हेलो बच्चों, मैं राजेश जहांगीर। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। मतलब एलिमेंट को जब एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज है एक इंटरवल के बाद में रिपीट होती है, उन्हें ही हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन। द properties of element, the properties of elements which repeats after a particular interval when we arrange elements in increasing order of atomic numbers एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब एलिमेंट को अरेंज किया जाता है तो ऐसे प्रॉपर्टीज जो एक इंटरवल के बाद में रिपीट होती है तो उसे हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? सबसे पहले जिनके हम स्टडी करेंगे वो मैं ले रहा हूं एट फर्स्ट। यहां पर आप देख सकते हो एटॉमिक रेडियस यानी एटम के जो रेडियस है वो पीरियोडिक प्रॉपर्टी है। एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में वापस से एक सीक्वेंस का एक पैटर्न का रिपीट करती है, यानी उसका रिपीटेशन करती है। आयनाइजेशन एनर्जी, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट बच्चों यहां पर आपका होगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। नेक्स्ट आपका है डेंसिटी, एटॉमिक वॉल्यूम। ये भी एक तरह का रिपीटेशन शो करता प्रॉपर्टीज का। मैं कहूंगा एटॉमिक वॉल्यूम, जहां पर रेडियस आएगा वहां पर वॉल्यूम भी आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट एटॉमिक वॉल्यूम के बाद में डेंसिटी हो गया, एटॉमिक वॉल्यूम हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट है आपका एसिडिक कैरेक्टर। नेक्स्ट है बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है बच्चों, इतनी सारी प्रॉपर्टीज है, इनकी हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। कौन सा? सबसे पहली प्रॉपर्टीज एटॉमिक रेडियस। तो हम लेते हैं बच्चों यहां पर एटॉमिक रेडियस। आखिर एटॉमिक रेडियस क्या होती है? किसी भी एटम में उसके न्यूक्लियस से वैलेंस शेल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, न्यूक्लियस टू वैलेंस शेल के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। तो यहां पर लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन एटम, न्यूक्लियस ऑफ एटम, न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल in an atom is called atomic radius। ओके बच्चों, तो ये होगा किसी भी एटम में उसके न्यूक्लियस और उसके वैलेंस शेल के बीच में जो डिस्टेंस होगी उसे ही हम क्या कहेंगे बच्चों? यहां पर एटॉमिक रेडियस कहेंगे। मैं यहां पर ये वाला एक एटम ले रहा हूं और यहां पर आप देख सकते हो बच्चों ये एटम का न्यूक्लियस है और ये वाला आपका वैलेंस शेल है। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी उसे हम क्या कहेंगे?
एटॉमिक रेडियस कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? एटॉमिक रेडियस। न्यूक्लियस एंड वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन के बीच की जो डिस्टेंस है उसे ही एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। चलिए तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। आखिर क्या एटॉमिक ही फॉर्म में रहते हैं एलिमेंट? नहीं, कंबाइंड स्टेट में भी रहते हैं, और इसलिए हम अलग अलग तरह के रेडियस की स्टडी करते हैं। कुछ एलिमेंट कंबाइंड स्टेट में होते हैं, कुछ आयन की फॉर्म में रहते हैं, इसलिए जो उनकी रेडियस होगी वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होगी। तो पहले रेडियस हम लेते हैं कोवलेंट रेडियस, क्योंकि काफी सारे एलिमेंट है वो क्या करते हैं बच्चों? कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और जब कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में मॉलिक्यूल के अंदर कोवलेंट रेडियस प्रेजेंट होगी। ठीक है, कोवलेंट रेडियस कोवलेंट बॉन्ड बनाने वाले मॉलिक्यूल्स के अंदर होंगे। आपने देखा नॉर्मली जो होते हैं वो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जनरली मैं ऐसा कर सकता हूं। तो यहां पर देखो सबसे पहले एक कैटेगरी होगी कोवलेंट रेडियस। क्या होगी बच्चों? कोवलेंट रेडियस। तो आप देखिए यहां पर कोवलेंट रेडियस क्या होगी, कैसे डिफाइन करें? किसी भी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर मैं बात करूंगा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक ही टाइप के एटम है। तो इन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल दिस इज द हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो देखिए this is defined as in homo atomic molecule this is the half of internuclear distance. Okay, this is called covalent radius. हमेशा जब कभी मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों वहां पर उसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल की मैं बात करूंगा, तो यहां पर सपोज करो कि मैं क्लोरीन एंड क्लोरीन की बात करता हूं। यहां पर क्या होगा? दो क्लोरीन एटम है और जो कि कोवलेंटली बॉन्डेड है, मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहेंगे इस तरह से। तो इनके जो बीच में डिस्टेंस होगी, Cl एटम के बाद Cl एटम, हम कह सकते हैं कि इनके जो बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे क्या कहेंगे बच्चों? यहाँ पर DCl इस टाइप से कह सकते हैं, DCl। ओके, यह होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के बीच की डिस्टेंस है। और इसका जस्ट हाफ, यानी मैं कह सकता हूं इसका जस्ट हाफ कितना होगा? यहां से लेकर के यहां तक ये जो वाला पार्ट होगा बिल्कुल ये ही आपका रेडियस कहलाएगा। कौन सा होगा? RCl। तो मैं क्योंकि क्लोरीन मॉलिक्यूल है तो डेफिनेटली क्लोरीन की कोवलेंट रेडियस होगी, तो RCl इक्वल टू क्या होगा? DCl डिवाइड बाय 2। इस तरह से इसको रख सकते हैं, यानी दोनों क्लोरीन एटम के बीच की डिस्टेंस का हाफ क्या होगा बच्चों? यहां पर जो है कोवलेंट रेडियस होगी क्लोरीन की। इस तरह से इसको रख सकते हैं। मान लेते हैं यहां पर अगर एक ही टाइप के एटम ना हो, अलग अलग टाइप के एटम है, तो ऐसी सिचुएशन में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैसे निकालें? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल की हम बात करेंगे। तो यहां पर देखिए बच्चों, इन हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करूंगा, यानी अलग अलग टाइप के एटम। मान लीजिए HCl हो गया, ICl हो गया, ठीक है। इस तरह के मॉलिक्यूल को हम कहेंगे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। H2O हो गया, ये सब के सब हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे, क्योंकि एक से ज्यादा एटम सेल के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे। तो ऐसे केस में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? तो यहां पर मैं लिखूंगा द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे? यहां पर DAB, दो एटम के बीच में, इज इक्वल टू RA प्लस RB, दोनों एटम की
रेडियस का सम माइनस आपका होगा 0.09 डेल्टा एक्स। मैं कहूंगा डेल्टा एक्स क्या डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ए एंड बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा। यहां पर हम लिखते हैं ये वैल्यू होगी एंगस्ट्रॉम में होगी। सपोज करो कि अगर पिकोमीटर में दिया होगा, किसमें, पिकोमीटर में, तो क्या होगा DAB इज इक्वल टू RA प्लस RB इज माइनस 9 डेल्टा एक्स। यहां पर हो गया इन पिकोमीटर, क्या होगा बच्चों, इन पिकोमीटर। ऐसा हम ले सकते हैं, पिकोमीटर के अंदर ये वाला फॉर्मूला होगा और यहां पर जो फॉर्मूला होगा वो DAB इज इक्वल टू RA प्लस RB माइनस 0.09 डेल्टा एक्स। ये एंगस्ट्रॉम में फॉर्मूला होगा। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन किसके लिए, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए, जिसने दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस दिया है। यहां पर डेल्टा एक्स में कहूंगा डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऐसा कर सकता हूं, RA radius of A and RB radius of B, radius of B, A की रेडियस होगी RA, B की रेडियस होगी RB। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट यस एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल। यस, द internuclear distance in H2 molecule is 0.74 angstrom. Find RH, ये हमें फाइंड आउट करनी RH की वैल्यू, यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दी हुई है, तो हाइड्रोजन एटम की रेडियस फाइंड आउट करनी है। हमने देखा कि RH इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, DHH, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो ऐसी सिचुएशन में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जस्ट हाफ होगा, वो RH होगा। रख सकते हैं 0.74 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0.39 एंगस्ट्रॉम। ये वैल्यू हमें मिलती है। सेकंड की बात करूंगा, एग्जांपल नेक्स्ट क्या होगा, यहां पर इफ Rx is equal to 90 picometers and Ry is equal to 140 picometers, then find dxy if delta exy is equal to 0। इसका मतलब क्या होगा, सॉरी, डेल्टा एक्स एक्स वाई इज इक्वल टू 0, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस 0 दिया हुआ, यहाँ पर आर एक्स की वैल्यू 90 पिकोमीटर दिया हुआ, आर वाई की वैल्यू 140 पिकोमीटर दिया हुआ। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर 0 तो रख लेंगे। वी नो सॉल्यूशन, वी नो dxy is equal to rx plus ry minus 0.09 डेल्टा x एंड y हो गया। ओके, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर देखो rx की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बोलो फटाफट। rx की वैल्यू 90 पिकोमीटर है, यस 90 पिकोमीटर प्लस 140 पिकोमीटर माइनस यहां पर 0 पॉइंट रख सकते हैं, क्या वैल्यू आएगी, माइनस 0.09
माइनस 0.09, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। रख दो यार, मल्टीप्लाई बाय 0 कर दिया, मतलब यहाँ पर दोनों के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0, तो क्या हो जाएगा, इसको इसमें ऐड कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी dxy इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर 230 पिकोमीटर। ये आपका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0, यानी दोनों के रेडियस का सम आ जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस या DHCl if RH is equal to 0.37 angstrom and RCL is equal to होगा 0.99 angstrom। गिवन है XH is equal to 2.1 and XCL is equal to 3। ये वैल्यू होगी बच्चों, ये गिवन है ऑलरेडी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की दी हुई है और RH की वैल्यू यानी रेडियस ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ 0.34 एंगस्ट्रॉम 0.37 एंगस्ट्रॉम एंड RCL की वैल्यू दी हुई 0.99 एंगस्ट्रॉम, यानी हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है यस HCl, क्योंकि दोनों एटम अलग अलग है। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस दिया हुआ यस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस दिया हुआ, कितना दिया हुआ 3 - 2.1 इज इक्वल टू 0.9। तो क्या करें, यहां पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस निकालेंगे, कौन सा, स्टीवेंसन एंड शूमेकर इक्वेशन, जो कि मैंने आपको बताया है वो स्टीवेंसन एंड शूमेकर इक्वेशन ही है। तो बच्चों यहां पर सॉल्यूशन होगा, मैं कहूंगा DHCl इज इक्वल टू क्या होगा, DH प्लस DCl RH प्लस RCl माइनस 0.09 डेल्टा HCl या डेल्टा X HCl। ठीक है बच्चों, रखो यहां पर RH की वैल्यू कितनी है 0.37 है एंगस्ट्रॉम, प्लस RCl की वैल्यू 0.99 एंगस्ट्रॉम माइनस 0.09 मल्टीप्लाई बाय दोनों का डिफरेंस होगा 2.1 माइनस 3 ये आपका हो जाएगा बच्चों 0.9। सॉल्व करते हैं इसको, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये होगा 1.36 एंगस्ट्रॉम माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0.081, ये वैल्यू आ जाएगी। ये भी एंगस्ट्रॉम में होगा क्योंकि यहाँ पर यूनिट तो वही है बच्चों, एंगस्ट्रॉम यही लेंगे। ओके, सब्ट्रैक्ट करो, क्या वैल्यू आएगी 1.36 में से 0.08 सब्ट्रैक्ट किया तो 1.26 समथिंग या 28 समथिंग आएगा, लेकिन हमें 1 भी तो सब्ट्रैक्ट करना, तो 1.279 एंगस्ट्रॉम ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। कितना, ये वैल्यू 1.279 एंगस्ट्रॉम यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में तो जस्ट आधा करना है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का, और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल में स्टीवेंसन एंड शूमेकर इक्वेशन से हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, ये तो थी आपका कोवेलेंट रेडियस। नाउ सेकेंड टाइप की रेडियस है वो हम लेते हैं मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस मेटालिक क्रिस्टल में प्रेजेंट होती है। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक ये सब के सब मेटल्स होती है और इनमें मेटालिक रेडियस ही प्रेजेंट होती है। तो यहां पर मेटालिक क्रिस्टल में टू क्लोजेस्ट एटम के बीच की डिस्टेंस का हाफ एटॉमिक रेडियस होगी। तो क्या होगा, किस तरह से लिखेंगे, मेटालिक रेडियस this is the half of internuclear distance between two closest atom in metallic crystal। सबसे पहले मेटल के लिए वैलिड होगी, ये आपको ध्यान में रखना होगा।
किस तरह के रेडियस, मेटालिक रेडियस। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट की हम बात करेंगे, यहाँ पर मेटल के अंदर जो एटम्स है वो इस टाइप से जो प्रेजेंट होते हैं, एक दूसरे के पास में प्रेजेंट होते हैं बच्चों, इस टाइप से। तो दो क्लोजेस्ट एटम के बीच की जो डिस्टेंस है, यहाँ पर मैं इस तरह से रख सकता हूँ, दो क्लोजेस्ट एटम, ये वाला एटम और ये वाला एटम है, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उसे हम कहेंगे, यहाँ पर ए मेटल है तो डी ए कहेंगे, और यहाँ पर जो बच्चों रेडियस क्या होगी, या मेटालिक रेडियस होगी, वो क्या होगी, इन दोनों का आधा होगा। यहां से इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो मैं कहूंगा आर ए इज इक्वल टू क्या होगा, डी ए डिवाइड बाई 2। जस्ट इन दोनों क्लोजेस्ट एटम, ये दोनों भी क्लोजेस्ट है, इन दोनों को भी ले सकते हो, इन दोनों को भी ले सकते हो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का आधा क्या होता है बच्चों, यहाँ पर मेटालिक रेडियस होती है, किस में प्रेजेंट होती है, मेटालिक क्रिस्टल में। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स एंड डी एंड एफ ब्लॉक इसके अंदर आ जाते हैं। तो मैं कहूंगा दिस इज प्रेजेंट इन मेटल्स ऑफ एस ब्लॉक, P block, D block and F block in periodic table. Now next type की रेडियस, थर्ड टाइप की रेडियस होगी वन डर वाल रेडियस। वन डर वाल रेडियस ये किस में प्रेजेंट होगी बच्चों, पहली बात तो ये कि गैसेस मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होगी, गैसेस एटम्स के बीच में प्रेजेंट होगी, जो कि जनरली लेस एक्टिव मेटल्स होती है या एलिमेंट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होती है, जैसे कि नोबल गैस उनमें भी प्रेजेंट होगी। तो मैं ऐसा कर सकता हूं, दिस इज द half of internuclear distance between two closest atoms in closely packed crystal of molecules। तो यहां पर किस तरह से हम कहेंगे, दो मॉलिक्यूल है, मान लेते हैं कि क्लोरीन मॉलिक्यूल के अंदर तो एक कोवेलेंट रेडियस प्रेजेंट होगी, लेकिन दो क्लोरीन एटम, मैं ऐसा कर सकता हूं, इनको पहले क्या होता है सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ता है, अदरवाइज आप गैसेस स्टेट के अंदर वन वाल रेडियस फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, क्योंकि गैसेस स्टेट के अंदर या लिक्विड स्टेट के अंदर मॉलिक्यूल वाइब्रेट करते रहेंगे या मूव करते रहेंगे, तो इसलिए उनकी एग्जैक्ट वन वाल रेडियस फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो इसलिए क्रिस्टलाइन स्टेट या सॉलिड स्टेट के अंदर ही हम वन वाल रेडियस फाइंड आउट करते हैं। यहां पर देखो टू क्लोजेस्ट मॉलिक्यूल के जो क्लोजेस्ट एटम्स है, इनके बीच की डिस्टेंस का हाफ होता है ये आपका वन वाल रेडियस। मैं ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये भी क्लोरीन मॉलिक्यूल है, इनके क्लोजेस्ट एटम ये वाले हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम कहेंगे बच्चों DCl, और यहाँ पर मैं कहूंगा RCl, ये क्या होगी RCl, लेकिन कौन से होगी वन वाल रेडियस, तो मैं कहूंगा R वन वाल of Cl is equal to क्या होगा DCl by 2, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो मैं लिखूंगा this is the half of internuclear distance of two closest atom of two closest molecule in a crystal और सॉलिड, गैस को पहले सॉलिड फॉर्म में या क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, उसके बाद में दो क्लोजेस्ट मॉलिक्यूल के क्लोजेस्ट एटम के बीच की डिस्टेंस का आधा, क्लोजेस्ट मॉलिक्यूल के क्लोजेस्ट एटम के बीच की डिस्टेंस का आधा, ये वन वाल रेडियस होती है। किसमें प्रेजेंट होती है, यहां पर नोबल गैस में प्रेजेंट होती है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होती है ये।
तो यहां पर लिखेंगे दिस इज प्रेजेंट इन noble gas this is present in noble gas is present in noble gas और इसमें covalent molecules noble gas में प्रेजेंट होगी, covalent molecules में प्रेजेंट होगी। इस तरह से हम करते हैं। नाउ लास्ट एंड फाइनल फोर्थ है आयनिक रेडियस क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं बच्चों। किसी भी आयन के अंदर उसके न्यूक्लियस से वैलेंस शेल के बीच की डिस्टेंस होती है, उसे ही हम आयनिक रेडियस कहते हैं। तो लिखूंगा दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन nucleus and valence shell in an ion. This is called ionic radius. आयंस की मैं बात करूंगा यहां पर अगेन वही है जैसा कि मैंने एटॉमिक रेडियस को डिफाइन किया था, उसी तरह का ये आपकी जो डिस्टेंस होगी वो r होगी और इसे ही हम क्या कहेंगे बच्चों आयनिक रेडियस कहेंगे। लेकिन ये क्या है आयंस की मैं बात करूंगा इन एन आयन, क्योंकि आयन के अंदर ही ऐसा हम कैलकुलेट करते हैं। चलिए बच्चों अब आयन कैसे बनते हैं आपने देखा होगा कि कुछ एटम्स होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं, ठीक है, यानी एनायन बन गया। कुछ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद में क्या हो जाता है बच्चों केटायन बनाते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा यहाँ केटायन और एनायन जब बनते हैं तो ऐसे सिचुएशन में क्या क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे। तो क्या क्या होंगे एग्जांपल्स देखते हैं यहाँ पर मैं लिखूंगा एग्जांपल्स। मान लेते हैं ए एटम अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो ए पॉजिटिव बना, और अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो ए नेगेटिव बना। तो ये तो आपका हो गया केटायन, ये आपका हो गया एनायन। केटायन और एनायन जब बनता है तो उस समय क्या इफेक्ट होता है वो चीज हमें देखना होगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा व्हेन केटायन इज फॉर्म्ड तो क्या क्या इफेक्ट होता है। पहला पॉइंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेज, और जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होंगे वैसे सिग्मा डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिग्मा की जो वैल्यू होती है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करती है। तो सिग्मा डिक्रीजेस, फिर क्या होगा सिग्मा डिक्रीज होगा तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ेगी, जेड इफेक्टिव की वैल्यू बढ़ेगी इंक्रीजेस, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वैलेंस शेल एंड न्यूक्लियस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। तो एज अ रिजल्ट रेडियस क्या होगी बच्चों, रेडियस डिक्रीज हो जाती है। हमेशा केटायन बनता तो रेडियस डिक्रीज हो जाएगी, यानी एक ही कंपैरिजन में इसकी रेडियस कम होगी। क्या सेकंड वाला केस देखें? यस, सेकंड वाला केस देखते हैं क्या होगा। क्या क्या इफेक्ट होता है वो चीज हमें देखनी है। सेकंड वाले केस में देखो केस सेकंड, यहां पर होगा बच्चों एनायन इज फॉर्म्ड। क्या? एनायन इज फॉर्म्ड। व्हेन एनायन इज फॉर्म्ड तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, क्योंकि एनायन जब बनता है तो ऐसी सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो एनायन बनेगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। यहां पर मैं कहूंगा सिग्मा की वैल्यू इंक्रीजेस होती है, फोर्स ऑफ या जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा बच्चों, डिक्रीज होगा। अब यार आप सोचिए कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी मैं कहूंगा यहां पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, ये इलेक्ट्रॉन और जेड ही है, इनके बीच में फोर्स एफ की वैल्यू डिक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या होगा, रेडियस बढ़ जाएगा। तो इसलिए मैं कहूंगा रेडियस की वैल्यू, रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो हम क्या करते हैं, एनायन का रेडियस तो न्यूट्रल एटम से ज्यादा होता है लेकिन केटायन का रेडियस कम होगा। तो ऑर्डर
ऑर्डर ऑफ रेडियस क्या हो जाएगा, ऑफ रेडियस हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ रेडियस होगा, सबसे ज्यादा होगा ए नेगेटिव होगा, उसके बाद में ए होगा, उसके बाद में ए पॉजिटिव होगा। ऐसा हम कर सकते हैं। क्या इसके एग्जांपल्स लें? यस, बिल्कुल सही बात है, एग्जांपल्स लेते हैं। यहां पर 2-3 एग्जांपल्स ले लेते हैं इसके। देखिए बच्चों, यहां पर एग्जांपल है नेक्स्ट, O प्लस 2 O माइनस 2 O प्लस 1 O माइनस 1 एंड O। अब आप देखिए कि जितने इलेक्ट्रॉन लेगा उतनी रेडियस बढ़ेगी, जितने इलेक्ट्रॉन देगा उतनी रेडियस कम होगी। तो मैं कहूंगा इसमें जेड इफेक्टिव मैक्सिमम होगा, इसके अंदर जेड इफेक्टिव मिनिमम होगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा इलेक्ट्रॉन के नंबर ज्यादा तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू कम हो जाएगी इसमें, और इसलिए इसके रेडियस सबसे ज्यादा होगी। तो ऑर्डर क्या होगा आप देख सकते हो, यहां पर सबसे कम इलेक्ट्रॉन इसमें है, तो इसका मतलब जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा, रेडियस सबसे कम है। O+2 के रेडियस सबसे कम, फिर एक इलेक्ट्रॉन कम, अदर के कंपैरिजन में इसकी रेडियस जो है कम होगी। तो O+1, उसके बाद में न्यूट्रल एटम एनाइन आने पर रेडियस की वैल्यू बढ़ती है, एक एनाइन बना तो रेडियस बढ़ा, उसके बाद में O2 नेगेटिव की रेडियस सबसे ज्यादा। नेक्स्ट एग्जांपल Fe+2 एंड Fe+3। अब बताओ किसमें ज्यादा होगी, Fe+2 प्लस 3 में। आप कहोगे कि ऑर्डर होगा जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उतने रेडियस कम, जेड इफेक्टिव इसका सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन है इसके कंपैरिजन। तो ऑर्डर क्या होगा, Fe+3 का कम होगा Fa+2 के कंपैरिजन में। चलो और एग्जांपल Cr+2 Cr+3 एंड Cr+4 क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? यार इसके रेडियस सबसे ज्यादा, जितना पॉजिटिव चार्ज कम उसके रेडियस ज्यादा, और जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उसके रेडियस कम। यहाँ पर जेड इफेक्टिव मिनिमम होगा और यहाँ पर जेड इफेक्टिव क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम होगा। लिख सकते हो यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होगा Cr+4 का सबसे कम, Cr+3 का उससे ज्यादा, Cr+2 का उससे ज्यादा। इस तरह से कीटाइन बनने पर रेडियस कम हो जाती है और एनाइन बनने पर रेडियस की वैल्यू बढ़ जाती है न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में। थैंक यू।